गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर आपने पिछली क्लास ऐप पे नहीं डाली अभी तक? नहीं सर, अभी नहीं डाली है। मैं कल डालता हूँ। ओके सर। अच्छा, हम लोगों ने ना डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया हुआ था, तो डेप्रिसिएशन में हमने बेसिक जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आते थे उस टाइप के हमने किए, और कुछ तो मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे, आपने किए कि नहीं कर पाए अभी? सर कर लिए सर। गुड। तो ये पास्ट ईयर वाले मैंने ही करा दिया आपको एक तरीके से। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगा ना, इसमें कुछ और हमारे पास मेथड्स हैं। देखो, जैसे एक मेथड है आपके पास, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इट इज वेरिएशन ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये आप अपनी नोटबुक में नोट करना, जो मैं बोल रहा हूं, जैसा मैं बोल रहा हूं। जैसे हेडिंग डालना सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, हेडिंग डालना सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, और उसके बाद उसमें ये फॉर्मूला लिखना नोटबुक में। कौन सा? ठीक है सर। द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, मैं समझाऊंगा अभी क्या है, ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। इट इज अ वेरिएशन ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता था ना हमारे पास, क्या होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, किसे कहते हैं? डब्ल्यूडीवी। तो एक तरीके से डब्ल्यूडीवी का ही वेरिएशन है। इन दिस केस एनुअल होगा, ये एनुअल। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप बाय फ्रैक्शन ऑफ दिस। यानी इसके मल्टीप्लाई में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप। कॉस्ट माइनस स्क्रैप करके जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इस फ्रैक्शन से। अब सपोज करो, जैसे सपोज करो आपकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 साल, तो अगर आप इनका टोटल करते हो डिजिट का 1 से लेके 10 तक, यानी 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस, 55। तो वो 55 आ रहा है। लेकिन उसको करने का एक फॉर्मूला और होता था, आपने पढ़ा होगा बचपन में मैथ्स में, एन इंटू एन प्लस 1/2, जहां पर एन का मतलब है नंबर यानी 10। तो 10 और 10 प्लस 1 यानी 11 डिवाइडेड बाय 2, 55। क्या कहते हो, है कुछ याद? यस सर। तो ये नीचे वाला तो ऐसे आ रहा है, एन एन प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2। क्या कह रहे हैं कोई कनक, खुशी? 55 क्या है पर? ये आएगा, ये टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स, ओके। जो उसकी यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ है 10 साल, तो 10 साल का टोटल करना है। 10 साल का टोटल मतलब डिजिट्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब या तो मैं इनका एक एक करके टोटल करूं तो भी 55 आएगा, या फिर उसका एक फॉर्मूला दे दिया एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो भी 55 आएगा। और ऊपर क्या ले रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर। अब जैसे मान लो अगर कहता है पहले साल में आपको निकालनी है डेप्रिसिएशन, तो पहले साल में नीचे तो 55 आ गया, और फर्स्ट ईयर में निकालनी है डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, तो कितने साल बचे हुए हैं? पूरे 10 साल बचे हुए हैं इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर। अगर सेकंड ईयर की निकालनी है डेप्रिसिएशन तो कितने साल बचे हुए हैं? 9 साल। थर्ड ईयर में निकालनी है डेप्रिसिएशन तो कितने साल बचे हुए हैं? 8। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? जो भी आपकी कॉस्ट माइनस स्क्रैप।
अब जैसे इसमें क्वेश्चन है आपके पास, आकाश ने परचेज की एक मशीन 10 लाख की, यूजफुल लाइफ और यूजफुल लाइफ है 10 साल, स्क्रैप वैल्यू है 1/20। मशीन को आपने 1 जनवरी 2010 से यूज करना शुरू भी कर दिया। मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको 2015 इन देयर बुक्स, 2015 साल के लिए। तो 2015 कौन सा साल हो गया? 2010, फिर 11, फिर 12, हाँ। फिर 13, फिर 14। तो 5 साल बीत चुके हैं, ये आपका 6th ईयर है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे बताओ मुझे? 6 कैसे? से 6 नहीं, 6th ईयर बोल रहा हूं, छठे साल में हैं हम। 5 साल बीत चुके हैं, छठे साल को मिला लूं तो 5 साल बचे हैं। 10 लाख माइनस 1/20 इंटू, अब 10 साल अगर यूजफुल लाइफ है तो वही n और n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 इंटू 11/2, 55 आ गया। अब ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? बचे हुए ईयर्स, इंक्लूडिंग जिस ईयर का निकाल रहे हैं वो ईयर भी। अब अगर ये 2015 का निकाल रहे हैं तो कितने साल बचे हुए हैं आपके पास 15 को मिलाकर? 6 कैसे? सर 15 को मिला के 6 ही तो बोल बचेंगे। भाई तो आपका 5 10, बचे हुए हैं। आपका 10 बीत गया, 11 बीत गया, उंगली पे गिनते रहो, 12 बीत गया, 13 बीत गया और 14 बीत गया। तो 5 साल बीत गए ना, तो 5 ही तो बचे। अभी तो आप 6th ईयर कह रहे थे सर। 6th ईयर मतलब मैं छठे साल में हूं। तो इसका मतलब अगर मैं छठे साल में हूं तो कितने साल बीत चुके हैं? 5 साल बीत चुके हैं। सर ये स्टार्टिंग में नहीं बनानी होती। स्टार्टिंग में मतलब सर वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब क्वेश्चन ने बोला 2015 का अकाउंट दिखाओ, तो मैं 2015 का डेप्रिसिएशन निकालूंगा ना सीधा। और अभी तो मुझे पहले 5 साल का भी निकालना है, तभी मैं WDV पे पहुंच पाऊंगा। देखो, ओके सर, आगे समझ। 31 2010 मार्च से तक दो, होता है ना। हाँ 2010 से 2014 का डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना है 2015 का। तो मुझे 1 जनवरी 2015 का बैलेंस बीडी भी चाहिए। और वो कैसे आएगा? जब मैं 2010, 2010 मतलब 10 साल होंगे उस समय, 2011, 9, 12, 13, 14 डिवाइडेड बाय 55। तो जब मैं ऐसे करूंगा तो ये मेरी डेप्रिसिएशन आएगी पहले 4 साल की, 4 की कह रहा हूं सॉरी, 5 की, 640। तो 10 लाख माइनस 640, 10 लाख। सर ये ऐसे यहाँ पे 2010 से दे रखा 14 तक का, ऐसे 2010 से 22 तक का हो तो फिर क्यों? सर 22 तक का कैसे हो जाएगा? 20 में तो हमारी मशीन ही खत्म हो जाएगी। सर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ऐसे। और दो ये 2014 दे रखा है, इसकी कह रहे हो आप? यस सर। सर ये तो इसलिए दे रखा है ना क्योंकि मुझे जो ईयर बनाना है वो 2015 का अकाउंट बनाना है। सर मैं ये कह रहा हूँ इसकी जगह 2022 होता तो क्या करते? तो मैं यहाँ पे 2021 तक माइनस करता, जैसे 2014 तक निकाला ऐसे 2021 तक निकालता। और सर यहाँ से 10 से ही चालू होते हैं। हाँ सर, ये तो यहीं से चालू होगा ना, जहां से आपने खरीदी है। अच्छा ओके सर। भाई मैंने एक मशीन 2010 में खरीदी और वो मैंने 10 लाख की खरीदी, तो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 2010 का, फिर 2011 का, फिर 12 का, फिर 13 का, फिर 14 का। तो अब ये डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा मैं? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से। जब मैं 2010 का निकालूंगा तो 10 ही साल बचे हुए हैं। फिर मैं 2011 का निकालूंगा तो 9 साल बचे हुए हैं। 12 का निकालूंगा तो 8 साल बचे हुए हैं। आ रही है बात समझ? यस सर। तो इस तरीके से करके मैंने 10 लाख में से 6,40,000 निकाला।
640 आ गया। 640 मेरा यहाँ ये माइनस हुआ तो 360 मेरा WDV है 1 जनवरी 2015 का। 31 दिसंबर 2015 तक। अब मैं 31 दिसंबर 2015 का निकालूंगा तो मैं 5 साल का करूंगा सिर्फ, यानी 50 ईयर है, कितने साल बचे हुए हैं ये, तो 80,000 वो आ गया। तो दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो अगर कई साल का एक साथ निकालना हो तो कैसे निकलेगा, और किसी पर्टिकुलर ईयर का निकालना हो तो कैसे निकलेगा। ये 5 साल क्यों हुआ सर? किसी पर्टिकुलर ईयर में डेप्रिसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से, कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू टोटल ऑफ यूजफुल लाइफ, ऊपर आता है रिमेनिंग लाइफ। तो 5 साल ही तो बचे हुए हैं 2015 में जब मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है। सर एक बात पूछनी है। हाँ पूछिए। सर ये 10+9+8 लिखा हुआ है सर, ये 1 के बाद और ज्यादा ई और तो फिर क्या करेंगे हम? सर जी मुझे एक बात बताओ ना, 1 के बाद और ज्यादा ईयर होंगे कैसे, जब उसकी लाइफ ही 10 साल है तो 10 साल से ज्यादा मैं उसका अकाउंट कैसे बनाऊंगा। सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं पूछ रहा हूँ। सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आएगा क्यों। अच्छा, ओके सर। मैं किसी मशीन सर का अकाउंट बनाऊंगा तो मैं उस मशीन का मैक्सिमम उतना ही अकाउंट बनाऊंगा ना जितनी उसकी लाइफ होगी, उससे आगे के ईयर्स का नहीं बना पाऊंगा ना। ओके सर। सर एक जगह 40/55 था, एक जगह 5/55 था, तो वो कैसे था? सर 40/55 का मतलब है मैंने 5 साल की डेप्रिसिएशन एक साथ निकाली है, 2010 से लेके 2014 तक की। तो 2010 की 10 हो गया, 9 हो गया, 8, 2010, 11, 12, 13, 14, तो इनका टोटल कर रहा हूं तो 40 आ रहा है। और ये जो है ये एक पर्टिकुलर ईयर की है 2015 की, तो वहां पे हम देखते हैं 2015 में उसकी कितनी लाइफ बची हुई है 5, तो वो 5 आ रहा है। हाँ हाँ सर, समझ गया। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे आपने परचेज की है मशीन 1 जनवरी 2021, इसको कर लो 2017, 5 लाख की। स्क्रैप वैल्यू नील है। कैलकुलेट बुक वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2022। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ending 31st December 2022। करना एक बार ट्राई। Estimated life
सर इस फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन निकलता है कि बुक वैल्यू निकलती है? सर हो गया।
हाँ जी, हुआ किसी का? एक अर्जेंट कॉल आ गया था। सर ये फॉर्मूला से डेप्रिसिएशन निकलेगा कि बुक वैल्यू? डेप्रिसिएशन निकलेगा, उसको माइनस करोगे तो बुक वैल्यू आएगी। सर किया तो है। आंसर बताना सर। है आपने कुछ? सर अब मेरी हाँ बात यस सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर 1 जनवरी 2017 है, अगर 1 जनवरी 2017 है तो इसकी वैल्यू है 5 लाख। और अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1 जनवरी 2022 की। तो इसका मतलब मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करनी है ना। 17 की माइनस करनी है, 18 की, 19 की, 20 की और 21 की। 5 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है मुझे। तो 5 साल का क्या मतलब है? पहले साल की जब डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो 10, दूसरे की निकालूंगा तो 9, तीसरे की निकालूंगा तो 8, चौथे की निकालूंगा तो 7, पांचवे की निकालूंगा तो 6। है सर। ना? हाँ जी, बोलो बोलो अब। सर 2017 से 2022 है ना, आपने 21 लिखा। तो 1 जनवरी 2022 की बुक वैल्यू चाहिए, 1 जनवरी की। वो साल स्टार्ट हुआ है अभी, तो 21 तक की तो डेप्रिसिएशन लूंगा। अच्छा ठीक है सर। अब ये डेप्रिसिएशन मैं कैसे निकालूंगा? ये डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। भाई आपकी जो परचेज प्राइस है वो 5 लाख माइनस स्क्रैप 0 डिवाइडेड बाय नहीं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर का टोटल कर लो 55। कैसे आया ये 55 वो भी देख लो। n यानी 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 55। और ऊपर का इसका टोटल करो। भाई इतने साल की डेप्रिसिएशन एक साथ आ जाएगी ना फिर। 10 + 9 + 8 + 7 + 6, 40। निकालो कितना आया। 363636। जी बिल्कुल, 363636। कितना बचेगा? 136364। ये 1 जनवरी 2022 का आ गया। अब मुझे 2022 की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो 2022 की डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा? 5 लाख इंटू, नीचे तो सेम रहेगा 55, ऊपर क्या आएगा जिस ईयर में हूं कितने साल बचे हैं। तो भाई 5 साल बीत चुके हैं, 5वां साल 5 साल बचे हैं तो 5 आ गया। 45454। बताओ। नाइन जीरो 909। उसकी तो जरूरत ही नहीं है, वो तो निकालना ही नहीं है। आपको 2 चीजें निकालनी थी, एक ये वो निकल गई, एक ये वो निकल गई। सर इसको माइनस करेंगे वैसे कुछ निकलेगा क्या? हाँ, बुक वैल्यू निकलेगी सर। ओके सर। 1 जनवरी 2023 की नोट करो। हो गया? यस सर। हाँ सर। ये मेरा एक मेथड था, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ये इस वाले मेथड को मत करना, एन्युटी मेथड को देखना भी मत, एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसे ही सिंकिंग फंड को मत देखना।
पढ़ना ही नहीं है क्या? नहीं पढ़ना ही नहीं है, ना पढ़ाऊंगा ना पढ़ना। अब देखना मशीन आवर मेथड। अच्छा मशीन आवर मेथड भी ठीक है, ये बेसिकली फैक्ट्रीज में लगता है। इसका फॉर्मूला देख लो। अब पहले हेडिंग डाल लेना मशीन आवर मेथड, हेडिंग डाल लो मशीन आवर मेथड, और इसका फॉर्मूला लिखना ये डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड। डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब वही होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप। डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू depreciable amount cost minus scrap, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड और टोटल प्रोडक्शन कितनी है। बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको एक मशीन है जो आपने परचेज की इतने की, यूजफुल उसके जो यूजफुल लाइफ नहीं गिवन होगी, उसके यूजफुल टोटल वर्किंग आवर्स गिवन होंगे कि वो मशीन टोटल कितने वर्किंग आवर्स काम करेगी। तो वो मशीन काम करेगी 24,000 आवर्स। स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 2 लाख, 2 लाख की स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्टेड है। एंड एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आर इज एज फॉलो। अब एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू हो गई तो 30 माइनस 2, 28 लाख आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया। और ये 28 लाख कितने वर्किंग आवर्स पे है, 24,000 में राइट ऑफ करना है। अब पहले 3 साल में है 3,000 पर ईयर, तो अगर मैं इसको 3,000 से मल्टीप्लाई करता हूं, भाई 28 लाख मेरी स्क्रैप वैल्यू है, मतलब वैल्यू है डेप्रिशिएबल अमाउंट, डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 3,000, तो मेरा जो पर ईयर का डेप्रिसिएशन है पहले 3 साल में वो आ रहा है 35,000 पर ईयर। पहले 3 साल में आ रहा है 35,000 पर ईयर। चार से 6 2600 आवर्स पर ईयर, 2600 आवर्स पर ईयर। तो इसको 3,000 की जगह 2600 कर लो, अगले 3 साल का वो आ जाएगा पर ईयर के हिसाब से 3.5 होगा ये। फिर ये बताओ भाई, कोई डाउट? नो सर। और सेम फिर लिखो प्रोडक्शन यूनिट मेथड, इसका भी सेम है, बस यहाँ पर वर्किंग आवर्स की जगह टोटल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड आ जाता है। एक में आवर्स के हिसाब से है, एक में प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से है। जैसे ये क्वेश्चन है तो सेम है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें। बीस लाख 10 साल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख, तो 20 माइनस 2 18 लाख हो गया। अब उसकी उम्मीद है कि वो 1.5 लाख यूनिट बनाएगी अपनी पूरी लाइफ में, 1,50,000 एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जैसे ये वो सेम है तो 20,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 15,000 से कर लेना, फिर 10,000 से कर लेना। एक और है डिप्लीशन मेथड, ये भी सेम है। डिप्लीशन बेसिकली किसमें लगता है, वेस्टिंग एसेट्स पे, यानी माइंस क्वेरीज इस तरीके से, उन पे हम लोग डिप्लीशन मेथड लगा लेते हैं, है सेम ही। बताओ भाई, कोई डाउट हो किसी को यहां तक? नो सर, क्लियर है। ये चेंज इन मेथड में आपको बता चुका हूं। रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हम देख चुके हैं। रिवैल्यूएशन, इसको देख लो एक बार, इसको समझाता हूं, अच्छा है। रिवैल्यूएशन होता है ना एसेट्स का, एक पीरियड के बाद या तो आपका एसेट इंक्रीज होगा या आपका Revaluation एसेट account। डिक्रीज होगा। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम लोग क्या चीज नोट करते हैं, जो रिवैल्यूएशन होता है वो।
अब या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अब मान लो आपका इंक्रीज हो रहा है, रिवैल्यूएशन में इंक्रीज हुआ है, कैसे कराऊं, देखो मान लो एक मशीन है और आज की डेट में मशीन की बुक वैल्यू आ रही है 1 लाख, इंक्रीज हुआ। अब एक पॉइंट तो ये है जहां पे आपका सीधा इंक्रीज हो रहा है, और अब ये इंक्रीज हो गया, मान लो मार्केट वैल्यू हो गई 1,20,000। तो अगर वो क्रेडिट हो जाएगा डायरेक्टली ओनर इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस, यानी हम लोग इस केस में क्या एंट्री पास कर देते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करते थे ना। यस सर। यस सर। लेकिन कहता है एक्सेप्शन ये है कि मान के चलो कि वो अब इंक्रीज हुआ है लेकिन पहले एक बार डिक्रीज हो चुका है। इनिशियली वो डिक्रीज हुआ था 10,000 से, इनिशियली डिक्रीज हुआ था 10,000 से। तो जब वो 10,000 से इनिशियली डिक्रीज हुआ था तो आपको उतना अमाउंट रिवर्स करना पड़ता है। तो आप एक एंट्री मारते हो, भाई मशीनरी को हमने बढ़ाना है, मशीनरी को हमने बढ़ाना है 20,000 से, लेकिन पूरा 20 रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। जितना पहले डिक्रीज हुआ है जो पीएनएल में चार्ज हुआ होगा उसे पहले पीएनएल से हटाया जाएगा, क्योंकि जब डिक्रीज हुआ होगा तो आपने पीएनएल को डेबिट किया होगा। अब उसे वापस आप क्या करोगे, क्रेडिट, और जो बाकी बचा है 10,000 वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। हाँ जी, डेबिट क्यों किया होगा? लॉस। जब जब हाँ जी लॉस हुआ होगा ना, जब हमारा डिक्रीज होता है ना, जब हमारा फर्स्ट टाइम डिक्रीज होता है, कोई भी एसेट अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको डायरेक्ट चार्ज करते हो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो वही चीज ये कह रहा है कि अगर वो पहले डिक्रीज हुआ था फर्स्ट टाइम, उसके बाद अब इंक्रीज हो रहा है, तो पहले जब डिक्रीज हुआ होगा तो आपने उसको पीएनएल में डेबिट किया होगा 10,000। तो उसको नलिफाइड करने के लिए आपका अब जब 20,000 से इंक्रीज हुआ है तो पूरा 20,000 इवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, जितना आपने इनिशियली डिक्रीज होने पे डेबिट किया था पीएनएल में उसको अब क्रेडिट करो, और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन में डालो। ठीक है सर। अब डिक्रीज हुआ है, मान लो यहां पर मैं कहता हूं मेरी जो बुक वैल्यू हो गई वो हो गई 80,000, तो मेरा सीधा चला गया किसमें भाई, सीधी एंट्री हो गई पीएनएल टू मशीनरी अकाउंट, सीधी एंट्री हो गई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन अगर ये अभी डिक्रीज हुआ है लेकिन पहले इंक्रीज हुआ था, स्टार्टिंग में इंक्रीज हुआ था, तो स्टार्टिंग में इंक्रीज हुआ होगा तो आपने किस में क्रेडिट किया होगा, रिवैल्यूएशन। तो अब पहले रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे, यानी अब जो एंट्री होगी, जैसे मान लो पहले आपने रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किया हुआ है 10,000 से, तो अब आप एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, और जो बचा हुआ फिर डिक्रीज है, जो नुकसान है वो पीएनएल में जाएगा। टू मशीन 20,000। आती है बात समझ? यस सर। हाँ सर। तो इसको नोट कर पाओगे? यस सर। हाँ सर। इसको नोट करो।
हो गया? सर एक मिनट। सर हो गया। डन सर। सबका हो गया? यस सर हो गया। यस सर। एक बार ये करना, इसको ट्राई करना। पहले किया था हमने कैसा ना, ट्राई करो एक बार। तो सर इसमें एंट्री भी पास करनी है? नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालनी है 4th ईयर की। वो वैसे ही जो अभी आपने क्वेश्चन बताया था वैसे ही? कौन सा क्वेश्चन बताया था मैंने? अभी आपने सॉल्व करवाया था ना? नहीं, मैंने तो अलग अलग मेथड से 5-6 मेथड कराए हैं ना, लेकिन उनमें से कोई सा भी नहीं है ना, यहाँ तो SLM मेथड है ना। ठीक है। सर डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, कितना % निकालना है? हाँ तो वो दिया भी जरूरत भी नहीं है। कॉस्ट गिवन है, रेसिडुअल वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ ईयर गिवन है, दूसरा भी एक फॉर्मूला होता है ना। हाँ सर, आ रहा है समझ।
सर आंसर 7 लाख है क्या? 7 लाख डेप्रिसिएशन 12 लाख की मशीन पर? नहीं, 1,40,000 है क्या? अब वो देखते हैं, चलो। मेरा तो 1 लाख आ रहा है सर। 10 साल की लाइफ, 40,000 लगा। 12 लाख। तो स्टार्टिंग में जो डेप्रिसिएशन लगता वो लगता 1,20,000 पर ईयर। अब रिवैल्यू हुई है 60,000 थर्ड ईयर के एंड पे, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन हटा लो पहले। 3,60,000, यानी जो बिगिनिंग वो फोर्थ ईयर होगा, फोर्थ ईयर की बिगिनिंग में हमारी बुक वैल्यू क्या होगी? 12 लाख माइनस 360। अच्छा, ये जगह कम पड़ गई, ये 12 माइनस 360, तो ये आपकी WDV आ गई एंड ऑफ थर्ड ईयर कह लो या फोर्थ ईयर की बिगिनिंग में कह लो। लेकिन अब ये 8,40 नहीं चलेगा आगे, बचे हुए साल में 60,000 से बढ़ गया, तो 8,40 प्लस 60, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 9। और अब जैसे 10 साल थे और 10 में से 3 बीत चुके हैं, तो 7 बचने थे, लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि यूजफुल लाइफ भी चेंज हो गई, 9 हो गई। तो अब हर साल का कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख जिनका था वो ठीक था। सर हाँ जी, 8,40,000 में 60,000 क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि हमारी मशीन को रिवैल्यू किया गया है अपवर्ड बाय 60,000। तो अब फॉर्मूले में वो वैल्यू लेंगे 9 लाख, हाँ जी, तो फॉर्मूले में 9 लाख वाली वैल्यू लेंगे। हाँ जी। और कोई डाउट किसी का? नो। टेन करना, 10 को ट्राई करना। तो मेरी एक बार दुकानदार से बात करा। भैया मैं कह रहा हूं ऐसी ट्रॉफी
आया किसी का? सी ऑप्शन आ रहा है सर। यस सर 3,60,000 आ रहा है। डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर, तो 13 माइनस में 40, 12,60, यूजफुल लाइफ है 6 साल, नीचे आ गया 21 और 6, ऐसे ही कराएं? यस सर। सर नीचे 21 क्यों आया? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और n कितना है? लाइफ 6, तो 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, 21। ओके ठीक है सर। दूसरा तरीका 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 21। अगर यूजफुल लाइफ 10 साल होती तो 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 चलता। 15 साल होती तो 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11 ऐसे चलता। अगर इसी वाले क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूं फर्स्ट ईयर की जगह, यार एक तो ना फोर्थ ईयर की निकालो, तो बताना कितनी आती? क्या सर? फोर्थ ईयर की कितनी आती डेप्रिसिएशन? सेम क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन। सर 1,80,000। और कोई? सर 2,40,000। लो जी, हो गया अलग अलग आंसर। सर 1,80,000 आ रहा है। 180 आना चाहिए। सर 180 आ रहा है। हाँ जी 180 आएगा। जब मैं फोर्थ ईयर की बात कर रहा हूं तो कितने साल बीत चुके हैं? 3, कितने बचे? 3, तो बस यहाँ पे 6 की जगह 3 कर दो। कौन सा लेने बचे कि हो गए? बचे हैं, रिमेनिंग लाइफ। ठीक है सर। और वैसे भी इसमें तो चाहे बचे हों चाहे ना बचे हों दोनों सेम थे, 3 ही आना था तब भी। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछूं कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 5 इयर्स, तो कितनी आएगी? एक 1,20,000। गलत है। मैं आपसे 5th ईयर नहीं बोल रहा, मैं आपसे 5 इयर्स बोल रहा हूं। लैंग्वेज को पकड़ो। बात 5th ईयर की नहीं हो रही, बात हो रही है 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा। तो 5 साल के डेप्रिसिएशन का मतलब है 1 2 3 4 5, तो ये 20/21 होगा। आती है बात समझ में? जो 1 20 कह रहा है वो 1 20 आता। अगर मैं कहता 5th ईयर की कितनी है,
मैं 5th ईयर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 5 साल की कितनी है। अच्छा, ग्यारह लाख 20,000। जी हाँ सर, पहले ही आ गया था वो, 1,20,000 पड़ दिया उसका। अच्छा। एक बार ना इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 देखना, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखना, ये आपको दिक्कत करेगा वरना। आया हुआ तो नहीं है कभी, हालांकि आने के चांस भी कम ही है। एक बार मुझे ये क्वेश्चन और करके दिखाओ फर्स्ट। तो 3,20,000। 3,20,000 आ रहा है? हाँ सबका आ गया? बच्चे भी कम है आज तो। ज्योति हो गया? नो सर, आंसर नहीं आ रहा। 40 लाख की कॉस्ट, 10 साल डेप्रिसिएशन ईयर, 0 रेसिडुअल वैल्यू। तो 40 डिवाइडेड बाय 10, 4 लाख पर ईयर आया फॉर 4 ईयर्स। 4 साल तक ये डेप्रिसिएशन चला, यानी टोटल इस पे 16 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है। 5th ईयर की बिगिनिंग में वैल्यू क्या आएगी? 40 माइनस 16, 24। और अभी इसी पे मशीनरी को रिवैल्यू किया गया 1,60,000 से, तो मशीन की वैल्यू हो गई 25,60,000। और यूजफुल लाइफ भी रिवैल्यू की गई, अब बच रही है 8 साल। तो 25,60 डिवाइडेड बाय 8, 3,20,000। बताओ ज्योति, हो गया सर। किसी को कोई डाउट? नो सर, ठीक है। कनिष्का हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन दिखा रहा था मैं आपको, ये वाला।
क्वेश्चन नंबर 15. A firm plant and machinery account on 31 दिसंबर 2015 and the corresponding depreciation provision account are as follow. आपने 1998 में प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी 2 लाख की और प्रोविजन का डेप्रिसिएशन भी है 2 लाख. क्वेश्चन ना यहीं से उठा हुआ है. फिर 2004 में आपने परचेज की प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख की, डेप्रिसिएशन प्रोविजन 3 लाख. फिर आपने 10 लाख की परचेज की, 950, 7, 595, 5,75,000, 3,15,000. ये आपने टोटल प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, ये टोटल डेप्रिसिएशन है प्रोविजन का. डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट है, ये कॉस्ट का 10% आपका डेप्रिसिएशन होता है. कंपनी की पॉलिसी है टू एज्यूम ऑल परचेज सेल एंड डिस्पोज ऑन अकाउंट 30 जून इन अ रेलेवेंट ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट. आप कोई भी मशीन परचेज करते हो या सोल्ड करते हो, हमेशा एज्यूम किया जाएगा कि 30 जून को हुआ है. यानी अगर कोई मशीन ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुई तो ऐसा मान लेना कि 30 जून को परचेज हुई, डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगेगा ही लगेगा. ऐसी अगर आपने कोई मशीन सोल्ड की तब भी वो माना जाएगा 30 जून को सोल्ड हुई है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा. ड्यूरिंग 2015 फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस. प्लांट एंड मशीनरी परचेज हुई, अब ये 2015 की बात है. प्लांट डेट हैड बीन बॉट इन 2004 में खरीदा था 170 का, वॉज स्क्रैप, वो खराब हो गया. प्लांट जो 2005 में खरीदा था 90,000 का, वो 5,000 में बेच दिया. प्लांट जो 2006 में खरीदा था वो 15,000 में बेच दिया. ये सब कुछ 2015 में हुआ है. आपको कैलकुलेट करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 31 साल का. इन कैलकुलेटिंग प्रोविजन यू शुड बियर इन माइंड दैट इट इज इन द कंपनीज पॉलिसी टू शो एनी प्रॉफिट और लॉस as completely separate item in profit and loss account. You are required to prepare following ledgers: plant and machinery, provision for depreciation, sale or disposal of plant and machinery. आपको याद होगा अपने क्लास 11th में पढ़ा था कि जब हमारे पास 2 तरीके के चांसेस होते हैं, 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं डेप्रिसिएशन को शो करने के. एक तो होता था नेट मेथड, जहां पर हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन को माइनस करके मशीनरी अकाउंट में ही और बुक वैल्यू पे शो कर देते थे अपने एसेट को. दूसरा होता था जहां पर हम एक अलग से अकाउंट बनाते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हम उसमें शो करते थे और मशीन को कॉस्ट पर लेकर चलते थे. तो ये वही दूसरा मेथड है जहां पर हम डेप्रिसिएशन का अलग से प्रोविजन का अकाउंट बनाते थे. अब इसको ध्यान से देखना 1 मिनट के लिए, डाउट्स मत लेना अभी. अब जब मैं प्रोविजन कैलकुलेट करने की बात करूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इस साल की, तो 1998 में जो मशीन खरीदी थी 2 लाख की, उस पर पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, पूरा 2 लाख बन चुका है. तो अब उस पर और प्रोविजन नहीं बनाना है, उसकी जितनी कॉस्ट थी पूरा डेप्रिशिएट हो चुकी है. इसी तरीके से 2004 वाली जो आपने खरीदी थी वो भी पूरी हो चुकी है. 2005 वाली का 50,000 बचा हुआ है, तो 2005 वाली के 50,000 का प्रोविजन आपने और बना दिया. अब 2006 में एक ऐसी मशीन है 2006 में आपने खरीदी थी 240 की, अब आप उसको बेच रहे हो. तो जब हम बेच रहे होंगे तो हम उसे 30 जून को बेचेंगे, हम उसको 30 जून को बेचेंगे. तो 30 जून का मतलब है 240 का 10%, 6 महीने का 12,000, तो उस पर डेप्रिसिएशन इस साल में चार्ज होगा.
ये क्या हुआ? थोड़ा दिक्कत आ गई थी इसमें, लैपटॉप में। दो 2006 7 लाख की मशीन हमने परचेज की थी कॉस्ट पे। उस 7 लाख में से 240 की मशीन मैं बेच चुका हूं। तो कितने की कॉस्ट की मशीन अभी भी बची हुई है? 460। उस 460 पे पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन। भाई मेरे पास 2006 में 7 लाख की मशीन खरीदी थी, उसमें से एक 240 की मशीन हमने बेची, और जब हम बेचते हैं तो हम उसे आधे साल का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन जो बाकी बची 460 उस पे तो हम पूरे साल का लगाएंगे ना। तो 2006 वाली मशीन पे कितना लगा? 58,000। डन। फिर आ जाओ 2013 में आपने खरीदी 5 लाख की। सर हाँ जी। ये 2005 में भी तो बेची थी। 2005 में ना आपके पास मशीन जो आपने खरीदी थी वो 10 की थी, और यहां इसका डेप्रिसिएशन 950 तक का तो लग चुका है। जब एक बार डेप्रिसिएशन पूरा हो जाएगा ना, फिर मैं उसको आगे थोड़ी लगाऊंगा। और 90,000 की मशीन आपने बेच दी 5,000 में, तो वहां तो आपकी 10 लाख और इसमें रह ही कितना गया है? 50,000 का। तो वो 50,000 हमने लिख लिया। ये था। अब एक मिनट सुनो, पहले पूरा करने दो फिर बताना मुझे। 2013 में देखो, अब 2013 में आपने 5 लाख की मशीन खरीदी थी, बेची तो है नहीं, पूरे 5 लाख का 10%। 2014 में आपने 3 लाख की मशीन खरीदी, बेची तो है नहीं, पूरा 30%। 2015 में आपने एक मशीन खरीदी है 15 लाख की, लेकिन जब आप मशीनरी खरीदते हो तो आप 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाते हो। तो ये लगाया, तो ये आपकी टोटल डेप्रिसिएशन जो इस साल में लगेगी 2015 में। अब 2015 की अगर मैं बात करूं तो प्लांट एंड मशीनरी वो कॉस्ट पे चलेगा। ये आपका बैलेंस बीडी था 2015 का। उस 30 लाख में से आप कितने का बेच चुके हो वो हम नीचे से निकालेंगे। परचेज है 15 लाख। फिर एक अकाउंट है मेरे पास ये सेल वाला। 2 मशीन ऐसी हैं जो मैं बेच चुका हूं इस साल में, एक 70 की और 90,000 की, और 240 की। तो 170 और 240 और 90, ये दोनों को मिलाकर आ गया, ये आ गया आपके पास 330।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे आते हैं। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है 21,35,000। इस साल का कितना और लगा 263, उससे आपका प्रोविजन इंक्रीज हो जाएगा। जो मशीन आप सोल्ड करते हो या स्क्रैप होता है उसका जितना प्रोविजन होता है वो आप हटा देते हो। तो ये जो 170 की बेची इस पे पूरा प्रोविजन था 170, क्योंकि ये 2004 की है और 2004 में जितनी भी मशीन है उसका पूरा प्रोविजन हो चुका है, तो इसका पूरा 170 हटाया गया। 2005 में भी सेम सिचुएशन है, 10 लाख की थी, उस 10 में से 950 में वो कवर हो रहा होगा क्योंकि बाकी 50 तो हम डाल दिया, तो पूरा 90 का 90 डेप्रिसिएशन यहाँ चला गया। 2006 में जो आपने बेची है 240 वाली, इसका आपको देखना पड़ेगा। सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। चलो नहीं मैं इसको आ रहा नेक्स्ट, सर। हाँ नए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सर नए सिरे से। सर प्रोविजन वगैरह कुछ नहीं पता सर, आप Yes, क्या sir. कर रहे हैं? हाँ मैं समझ रहा हूँ सर, इसको ना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर पहले मुझे आपको एक प्रोविजन का क्वेश्चन कराना पड़ेगा छोटा। हाँ सर, Yes, sir. ये ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन भी आता है क्या? नहीं आएगा, आएगा तो नहीं, लेकिन अब जो स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना वो आपको आने चाहिए। ये चक्कर होता है। कंफ्यूजन सी हो रही है सर इसमें। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं इसको ना। अच्छा नेक्स्ट क्लास की जो टाइमिंग है वो नून में कर सकते हैं क्या, 2 बजे मंडे को? कभी भी सर। यस सर। सर ठीक है। परमानेंट चेंज करोगे? परमानेंट नहीं करूंगा सर, 2-4 क्लासेस के लिए करूंगा। हाँ 2-4 ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है आज सर, ही बाय। रोकते हैं। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।